बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। और आज के टॉपिक का नेम है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप लोगों ने पिछले टॉपिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन और उसकी इक्वेशन पढ़ी थी। अब आज आप लोग इसके यूनिट स्टडी करेंगे। यूनिट किस तरह आप लोगों को पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट हैं या नहीं है, अगर हैं तो कौन से यूनिट बनते हैं। तो इसके लिए दो एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों की बुक में गिवन है, उस एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। दो केमिकल रिएक्शंस हैं, H2 प्लस I2। H2 भी गैशियस फॉर्म में है, I2 भी गैशियस फॉर्म में है। ये स्मॉल g लिखा हुआ होगा ब्रैकेट में, इसका मतलब है गैशियस फॉर्म में। रिवर्सिबल रिएक्शन है और बनता क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी गैशियस फॉर्म में है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए रिएक्शन का रिवर्सिबल होना ज़रूरी है। तो अब आप लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो पावर में चले जाएंगे, जो आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो इसके लिए Kc की वैल्यू क्या बनेगी, Hi। आप लोगों ने कंसंट्रेशन लिखने के लिए ब्रैकेट का लगाना ज़रूरी है, ब्रैकेट लाजमी लगानी है, और ये कोफिशिएंट ऊपर पावर में चला जाएगा। जबकि ये रिएक्टेंट्स थे I2 एंड H2 ये। अब आप लोगों को ये भी पता है कि जो कंसंट्रेशन होती है उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है मोल पर डीएम क्यूब में, मोल पर डीएम क्यूब। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि ऊपर हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन है, तो मोल, आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मोल DM-3, जिसका मतलब है DM पर क्यूब। तो मोल DM-3 ये HI का यूनिट है, जबकि ऊपर स्केयर भी आप लोगों ने इसी तरह लिखना है। जैसे वेट का यूनिट kg या ग्राम होता है, इसी तरीके से कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होता है। I2 मोल -3, ये मोल। अब ये देखें मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं। तो आप लोगों को पता है कि मैथ में जब दो एक जैसी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका स्केयर बन जाता है। तो ये मोल माइनस क्यूब का स्केयर नीचे भी क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। ये कट जाएगा ऊपर नीचे, तो जिसके यूनिट नहीं होंगे हम लोग लिखेंगे नो यूनिट्स। दूसरी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दूसरी एग्जांपल कौन सी है, वो N2 प्लस 3H2। N2 भी क्या होगी, गैशियस फॉर्म में होगी, हाइड्रोजन भी गैशियस फॉर्म में होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और बनेगा क्या, 2NH3 अमोनिया बनेगा, ये भी गैशियस फॉर्म में। अब इसकी Kc की वैल्यू लिखो, Kc इज इक्वल टू NH3 का स्केयर डिवाइडेड बाय N2 एंड H2 का क्यूब। अब आप लोग इसके यूनिट लिखें, तो यूनिट किस तरह होंगे, ये अमोनिया का मोल पर डीएम क्यूब, इसका स्केयर, और साथ में अब नीचे नाइट्रोजन का मोल पर डीएम क्यूब, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, जबकि हाइड्रोजन का मोल पर डीएम क्यूब और इसके ऊपर क्या है, क्यूब है। अब आप लोग इसको देखो, ऊपर मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, नीचे ये मोल पर डीएम क्यूब, इसकी पावर 1
और इसकी पावर 3। जब ये आपस में एक जैसी वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई होंगी तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। वन प्लस 3, तो आंसर क्या आएगा, मोल स्क्वायर फोर। अब ये देखें कि मोल पर डीएम क्यूब, ये भी मोल पर डीएम क्यूब, ये भी मोल पर डीएम क्यूब, एक की पावर 2 है और एक की पावर नीचे 4 है। अब ऊपर 2 नीचे 4 ये आपस में इस तरह कट होंगी कि ऊपर वाली तो ख़त्म हो जाएगी, नीचे बट 2 पावर में रह जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा, 1/, मोल डीएम क्यूब की पावर 2, क्योंकि नीचे 4 है ऊपर 2 है, ये नीचे 4 वाला जो है ये 2 से तो कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। अब ये ऊपर इसको हम लोग लेके जाते हैं, इसको किस तरह लिखेंगे, मोल, या नीचे आप लोग इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो। अब नीचे आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये पावर आगे क्या होगी, इंप्लीमेंट होगी, तो इसकी पावर क्या होती है, 1। हम लोग लिखते नहीं है 1 को, ये 2 इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मोल स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो dm-6 हो जाएगा। अब ये नीचे हैं तो ऊपर जाके क्या बनेगा, ये यूनिट ऊपर जाके ये बनेगा मोल -2, इधर नीचे 2 है प्लस का, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और dm-6 है तो ऊपर जाके dm+6 हो जाएगा। अब ये देख लें कि इस एग्जाम्पल को देखें तो इसका यूनिट निकलता है मोल -2 डॉट dm+6, मीन्स के मोल -2 और डेसीमीटर +6, dm का मतलब होता है डेसीमीटर। जबकि अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो इसके 9 यूनिट निकलते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने जो सोल्यूशन निकाला, जो रिज़ल्ट निकाला, वो ये रिज़ल्ट निकाला है कि आप लोग रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स देखें और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स काउंट करें। यहाँ पे रिएक्टेंट का 1 मोल, यहाँ भी 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल, तो 2 टोटल मोल हो गए आप लोगों के पास रिएक्टेंट के। जबकि अगर आप लोग प्रोडक्ट का देखो तो वो भी 2 मोल हैं। इसका मतलब है इस एग्जांपल पे रिएक्टेंट्स और मोल की कंसंट्रेशन आपस में बराबर है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ये आपस में बराबर है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ये आपस में बराबर होंगे, उस रिएक्शन का यूनिट नहीं होगा, उस रिएक्शन का जो केसी होगा उसका यूनिट नहीं होगा। और अगर आप लोग ऐसे केमिकल रिएक्शन देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल, टोटल 4 मोल हो गए रिएक्टेंट के, और प्रोडक्ट के टोटल 2 मोल हो गए। अब आप लोग इसको और इसको कंपेयर करो तो रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल कम हैं। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर ना हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ये आपस में बराबर ना हो, तो उस केमिकल रिएक्शन में केसी का यूनिट निकलेगा। कौन सा निकलेगा ये आप लोगों ने इसी तरह कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके फिर आप लोगों को पता चलेगा कि यूनिट क्या निकल रहा है। तो आप लोगों ने क्या सोल्यूशन यहाँ से निकाला कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे उस रिएक्शंस के केसी का यूनिट नहीं होगा, और ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स आपस में बराबर नहीं होंगे उसमें केसी के वैल्यू का यूनिट होगा। डियर स्टूडेंट, साथ में आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, ये जो केसी की वैल्यू है, अगर आप लोग टेम्परेचर चेंज ना करो, अमूमन हम लोग रूम टेम्परेचर पे ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करते हैं और टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप लोग केमिकल रिएक्शन को के टेम्परेचर को चेंज नहीं करते, हर दफ़ा वो केमिकल रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रोसीड करते हैं, तो केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आप लोग टेम्परेचर चेंज करते रहते हो, एक दफ़ा आप लोग उस रिएक्शन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रोसीड करते हो, दूसरी दफ़ा टेम्परेचर चेंज करके 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाते हो, तो फिर केसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए केसी की वैल्यू
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही होती, केसी की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर पे। तो विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर केसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे, मेंटेन रखोगे, तो केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह ये आप लोगों का जो केमिकल इक्विलिब्रियम था और उसके यूनिट्स थे ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद आगे आप लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। आप लोग बुक में एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 9.1, 9.2, 9.3, ये आप लोग बुक से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई मुश्किल होती है तो मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं, बट एग्जाम्पल्स क्योंकि पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग खुद ही घरों में करेंगे। उसके बाद आगे इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।